तो राजनीति के इस अगले मोड़ पर हम बात करेंगे के मिश्रा जी से, जो कि कांग्रेस मीडिया कमेटी के जो मीडिया विभाग है उसके अध्यक्ष है, और प्रवक्ताओं से लेकर जो तमाम आप टीवी डिबेट्स में देखते होंगे, पार्टी लाइन की बात होती है या प्रवक्ता जिन मुद्दों को लेकर जाते हैं तो वो के मिश्रा जी ही उनको लीड करते हैं। आज के मिश्रा जी हमारे साथ हैं। के भाई, स्वागत है आपका इसी न्यूज में। के भाई सवाल ये है कि इधर लोकसभा चुनाव नजदीक है और अब की बार 400 पार, और कांग्रेस का बैंक अकाउंट सीज हो जाता है, एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल चला जाता है, एक दूसरे राज्य की एक महिला जेल चली जाती है, बहुत सारी संस्थाएं जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन वो जमानत के लिए जूझ रहा है, एक प्रकार से लगता है, या आर्थिक स्थितियों के लिए जूझ रहा है, और चुनाव सर पे है। तो ये पूरी जो मुसीबत है, इस मुसीबत के बिना क्या ऐसा लग रहा है कि बिना विपक्ष के या एक तरफा चुनाव करके सरकार बनने वाली है, या पूरा इंडिया गठबंधन या कांग्रेस इस पूरी मुसीबत से निकलकर टक्कर देने की स्थिति में? आपने तीनों ही प्रश्न बहुत संजीदे दागे हैं और मैं बहुत विनम्रता से इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहूंगा। और इसलिए कि 3-4 रोज पहले भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन को लेकर अपनी अधिसूचना जारी की है। अभी पहले दौर का नामांकन चल रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा दौर होना है। एक लोकतांत्रिक देश में यदि कोई मुखिया मतदान के पहले और निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणामों की गई घोषणा के पहले यदि यह घोषित कर दे कि अब की बार 400 पार, तो यह आंकड़ा आया कहां से? यह आंकड़ा 399 भी हो सकता था, यह आंकड़ा 420 भी हो सकता था, मगर किस ज्योतिष ने इस आंकड़े की संरचना करते हुए यह सलाह दी कि आप अब की बार सिर्फ 400 पार ही कहें? ये लोकतंत्र में चुनाव की निष्पक्षता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हर व्यक्ति इस आंकड़े पर संदेह व्यक्त कर रहा है, और इसलिए संदेह व्यक्त कर रहा है कि कभी कहते हैं 276 तो 276 के सराउंडिंग सीटें आती हैं, कभी कहते हैं 300 तो 303 सीटें आती हैं, अब कह रहे हैं 400 तो 400 उनके हिसाब से आ रही है। तो यह आत्मबल का कारण क्या है? लोकतंत्र में लूट ही कहा जाएगा कि जब कोई लहर नहीं है, और हमारे वजीर आजम कह रहे हैं अब की बात 400 पार, तो यह परिणामों पर और इलेक्शन की निष्पक्षता पर एक बड़ा संदेश और संकेत है, नंबर 1। नंबर 2, जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट है वो यह है, हालांकि अभी मैंने गुस्ताखी की थी, मुझे फोन पर बात नहीं करना था, मैं साइलेंट करके आया हूं फोन, अभी हमारे जितेंद्र जी के पास देकर आया हूं, मगर किसी एक बड़े व्यक्ति का फोन आया है, उसने मुझे सूचना दी है कि एक्स चीफ सेक्रेटरी के वहां ईडी की अभी रेड हुई है। तो ईडी की रेड रिटायरमेंट के बाद क्यों हुई? इतने ईमानदार व्यक्ति यदि पैसा कमाते रहे सीट पर बैठकर, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और अब तो मैं कहूं कि उनकी मौसी एसबीआई को भी क्यों नहीं दिखा? एक नया नाम जुड़ गया अनुसांगिक संगठनों में। तो जिस तरह इन तीनों चारों अनुसांगिक संगठन का भय दिखाकर इस लोकतांत्रिक देश में पहली बार 2 चीफ मिनिस्टरों को अपने पद पर रहते हुए जेल जाना पड़ा है, यह एक धब्बा है लोकतंत्र के लिए।
आप दोषियों को दंडित करिए, यह आपका अधिकार है और वो दोषी दंडित होना भी चाहिए। मगर ईश्वर ने हमें दो आंखें दी हैं, हम एक ही आंखों से क्यों देख रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे देश को उपदेश देने वाले लोग खामोश क्यों हैं? आज ही मैंने पढ़ा है, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग अपने ज्ञान चक्षुओं को जागृत करते हैं, कि कुछ दिनों पहले तक जो एक लॉटरी किंग दिहाड़ी मजदूरी करता था, अब वो करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है और सरकार को उसका पैसा दे रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा, स्वास्थ्य मंत्री जी अभी गए हैं, डॉक्टर साहब अजय जी भी वहां बैठे हुए थे, कोई भी बीमारी यदि एक साक्षर देश में यदि तालियों से, थाली बजाने से, ब्लैकआउट करने से यदि खत्म होती है और उसके बाद जब मालूम पड़ता है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को ठेका देने के एवज में करोड़ों रुपयों का बॉन्ड किसी पार्टी को देना पड़े, उसकी मोनोपोली या उसकी सल्तनत बराबर रहे, तो क्या इन संस्थाओं का जिनका मैंने जिक्र किया है वो वहां हाथ क्यों नहीं डाल रही हैं? नंबर तीसरा, कि करप्शन, मैं मानता हूं कि देश में करप्शन है, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली कई पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, मगर करप्ट लोगों को एक्शन लेने में हम लोग कोताही और दोहरापन क्यों यूज कर रहे हैं? जब देश की संवैधानिक संस्थाएं संकट में हो, वहां हम डेमोक्रेसी को अजर और अमर रखने की बात कहते हो, हम यह कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर अपने वालों को डकारने, खाना तो ठीक, डकार भी नहीं आ रही, उतना खा लिया। मैं कहूंगा मेरी सरकार में भी करप्शन हुआ था, हम ये नहीं कहेंगे, मगर ये लोग हम 70 सालों में जो नहीं कर पाए, ये हमारे ग्रैंडफादर निकले, इन्होंने 10 साल में क्यों कर लिया? तो कहां गई आपकी ईमानदारी? क्या है के भाई, कि क्रिकेट में खेल बदला। पहले क्या होता था, टेस्ट मैच होता था, अब उसके बाद 50-50 चालू हुआ, फिर 20-20 चालू हुआ, तो असली में जल्दी जल्दी बनाने का खेल है, जनता भी चाहती कि सब जल्दी जल्दी हो, तो उसको लोग बहुत देखते हैं। तो ये समाज का चरित्र बदल रहा है, तो राजनीति में भी लोग आए, जो काम आप 70 साल में नहीं किए, लोग 10 साल में करना चाहते हैं। तो मैं इसी के लिए अवाम से आग्रह कर रहा हूं कि अवाम जब तक जागृत नहीं होगा, हमें अफसोस होता है, सॉरी टू से, आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा, कि जब 120 रुपए या 100 रुपए के क्वार्टर में लोकतंत्र में सरकारें बन जाती हैं, 5 किलो अनाज में सरकारें बन रही हैं, रेवड़ियों पर सरकारें बन रही हैं, सिर्फ क्षणिक इन चीजों को पाने के लिए हम देश में करोड़ों बेरोजगार नौजवानों की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम किसानों की आत्महत्या पर खामोश हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खामोश हैं, जो देश की बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं, हम उस पर खामोश हैं। हम शक्ति की प्रार्थना करते हैं, मगर जब मणिपुर में पूरा नग्न कर उन शक्तियों को गोली मारी जाती, तब हम खामोश होते हैं। जब दुष्कर्म के आरोप हमारे सांसद पर लगाती हैं महिला पहलवान, वो भी शक्ति हैं, तो उनको हम लाठियों डंडों से पीट कर कई किलोमीटर तक भगाते हैं। हमारे सांसद पर यदि बलात्कार की रेप की एफआईआर हो जाए, तो हम उसे मंत्रिमंडल में हटाते नहीं हैं। सीनियर मिनिस्टर यह कहते हैं कि कोई कांग्रेस नहीं है जो हर व्यक्ति को आरोप लगाने के बाद हटा देंगे। तो सत्ता में आने के बाद, चाहे मैं हूं या आप हूं, हम बेशर्म क्यों हो जाते हैं? ये अवाम को सोचना होगा। दूसरा के भाई, लोकसभा चुनाव, ये अभी आप पूछ रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो वो एक गाना था पुराना कि वो मेरे माझी लेचर पार अब की बार। तो मुझे लगता है कि ये जो माझी की जगह ईवीएम के साथ, आप लोग बहुत सारे ईवीएम पे बात करते हैं कि ये जो मशीन है
इसका बहुत सारा खेल है, ये क्या है? इन इल्जामातों को हम लोगों ने साबित किया है, मगर दुर्भाग्य है, सॉरी टू से, गोदी मीडिया जनता तक वो आवाज नहीं पहुंचने दे रहा है। आपसे बड़ी हमको उम्मीद है कि आप कम से कम सच्चाई को और उस पत्रकारिता को, जो एक पवित्र शब्द है, उसको बदनाम होने से बचाएंगे। ईवीएम 90% जो उसकी कंट्रोल करने वाली बैटरी होती है, 1 महीने तक परिणाम घोषित नहीं होता, उसके बावजूद भी 95% चार्ज मिलती है। इसे आप क्या कहेंगे? हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं, यदि विश्वगुरु ईमानदार हैं तो एक इलेक्शन वो करवा के देख लें बैलेट पर, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि वो भी करने का आप में साहस नहीं है तो वीवीपैट की जो पर्चियां आती हैं उनको भी काउंटिंग में एक अलग बॉक्स में लेकर आप शामिल कर लें। देश में दो लोकतंत्र को कोई भी आरोपित नहीं कर पाएगा। नहीं, ईमानदारी की बात हो रही है कि भाई हम लगातार अभी देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है और देश देख रहा है, लगातार जो बहुत कर्मठता के साथ कांग्रेस से जुड़े थे लोग, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, तमाम पदों पर रहे, सांसद मंत्री रहे, ऐसी क्या उनको चरित्र परिवर्तन हो गया या कैसा उनको ज्ञान हो गया कि रातों रात वो कर्मठता भी बदल दे रहे हैं, वो निष्ठाएं भी बदल दे रहे हैं, वो पार्टी छोड़कर दूसरे पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं और आरोप खुद कांग्रेस पर लगाते हैं, कांग्रेस के नेताओं पर लगाते हैं? वजह क्या है? सुनील जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मैंने बतौर एक कार्यकर्ता 1977 का भी दौर देखा था, जब आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी पराजित हो गई थी और उनके पराजय की घोषणा जब नरेश नारद साहब हमारे यहां कलेक्टर थे, बैलेट पर इलेक्शन होते थे, हम लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग में रखकर हमने कहा हम पैदल चलेंगे ताकि जनता का टेस्ट मालूम पड़े। तो मैं, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय कृपाशंकर शुक्ला जी और एक हमारे मित्र, हम तीनों पैदल जा रहे थे। हमने वो दौर भी देखा है, कितनी अपमान सहते हुए हम लोग सड़कों पर 3 किलोमीटर तक घूमे हैं। और 90 से 93 का दौर भी देखा है, और अभी ये 21 सालों से भी मैं कार्यकर्ता के तौर पर इस बुरे दौर को मैं देख रहा हूं। हर राजनीतिक दल में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें पार्टी को जरूरत होती है, जो विचारधारा को समर्पित होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्हें पार्टी की जरूरत होती है। ये मुझे कहते हुए अफसोस है और मैं कहने में कोताही भी नहीं बरतूंगा कि लोग अब राजनीतिक दल को 3 स्टार और 5 स्टार होटल समझते हैं कि गए, बहन जी बैठी, मैं माफी चाहूंगा, वहां अय्याशी की, पैसे कमाए या काला धन बचाया। 77 और 95 के दौर में राम जी नहीं आए थे। अब हर व्यक्ति जिसने कभी रामायण को छुआ भी नहीं होगा, इस्तीफा देने के पहले कह रहा है कांग्रेस राम जी के मंदिर में नहीं गई थी इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। खुद नहाते नहीं होंगे 4 दिन तक, मगर वो राम जी के नाम पर शहीद हो रहे हैं। ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और ये दौर अभी पतझड़ का है, आप देख रहे हैं। पत्ते, मेरी बात हो जान दीजिए, पत्ते खिर रहे हैं झाड़ से। 2 महीने बाद वो वृक्ष फिर हरा होगा, प्रदूषण दूर करेगा, हरियाली देगा। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये जितने भी गद्दार, सॉरी टू से, मैं उनके लिए वही शब्द बोलूंगा, जा रहे हैं, 3 महीने बाद ये उसी दुपट्टे से राजनीतिक आत्महत्या करेंगे, गले में फंदा लगाकर। और ऐसे लोग जा रहे हैं हमारे कांग्रेस में। मैं इसे शुद्ध के लिए युद्ध का दौर मानता हूं। जितनी गंदगियां हैं, कांग्रेस एक नदी है, उसकी प्रकृति है बहते जाना। वो आसपास में कितनी गंदगियां उसके साथ बह रही हैं उसकी चिंता नहीं करेगा, और हमें मालूम है कि वो नदी जाकर फिर समुद्र में मिलेगी। और मैं आपके बीच एक घोषणा कर रहा हूं, सुभाष भाई साहब हमारे भाई हैं, कि यदि वो लोग फिर कांग्रेस में आते हैं तो प्रशांत महंत जैसे लोग मेरे साथ बैठे हैं, संतोष जी और जीतेन भाई, अवनीश जी लोग बैठे हैं, हम लोगों को कोई चाह नहीं है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी में ऐसे गद्दारों को वापस लेने वाले नेता के खिलाफ संघर्ष करूंगा। बात हो रही के भाई कि दबाव है, ईडी सीबीआई की बात होती है,
संघर्ष की बात होती है, जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे उन पर मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एफआईआर के अलावा कोई और आरोप नहीं लगे। आप पे मानहानि का भी केस हुआ। मेरे पर अभी भी 33 केस हैं, 6 डिफॉर्मेशन है और 2 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट से जीत के आया। वो दबाव की बात करते हैं, के मिश्रा पर दबाव नहीं आता कि बीजेपी ज्वाइन करे? मेरे पिताजी का नाम मेरी हर मार्कशीट पर एक ही मिलेगा आपको। जब मैं पढ़ता था तो 5वीं बोर्ड होती थी, उसमें भी मेरे पिताजी का नाम वही था। फिर 8th बोर्ड हुई, उसमें भी मेरे पिताजी का नाम वही था। मैंने बीकॉम एमए किया, उसमें भी मेरे पिताजी का नाम वही था। लॉ किया, उसमें भी हैं। तो कुछ लोगों को अपना बाप बदलने की आदत होती है, उसमें वो लोग गद्दार हैं जो जा रहे हैं। मुद्दों की बात हो रही, लोकसभा चुनाव में ईवीएम मुद्दा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं। भोपाल या मध्य प्रदेश की बात करें, 29 में 29 सीटें जीतने की बात बीजेपी कह रही है। मुद्दे क्या हैं कांग्रेस के, जो जनता के बीच उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस देखिए, जाएगी? कांग्रेस तो एक आवाज है, कांग्रेस एक संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है। हमें याद दिलाना, ये चुनाव, मैं सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दूंगा कि जिन लोगों ने 10 साल में देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, कुछ गुलाम ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा कि आजादी देश में 2014 के बाद मिली है जी, वो भी आपने दिखाया है, सुनाया है, पढ़ाया है। यदि हमें 400 पार करना है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग है। आप भी सनातनी हैं, मैं भी सनातनी हूं। अभी पूज्य गुरुदेव आए थे, वो भी सनातन की बात मैंने आखिरी दौर की उनकी सुनी थी। मगर मैं ऐसे तमाम गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनसे पूछना चाहूंगा कि सनातन की बात तो वो कर रहे हैं, मगर सनातन के पुजारी लोग बीफ कंपनियों से करोड़ों रुपए का चंदा खा रहे हैं, तो ऐसे धर्मगुरु लोग क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ? सनातन धर्म में आप भी सनातनी हैं, मैं भी सनातन हूं, सनातन में भी मैं ब्राह्मण हूं, गर्व के साथ कहूंगा। जिस अशुभ मास में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, हालांकि वो विषय प्रासंगिक नहीं है, मगर चूंकि सनातन और हिंदू धर्म के नाम पर जो लोग ठेकेदार बने हुए हैं, उनको आईना दिखाना जरूरी है। किस धर्म में, सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि अशुभ माह में आप हमारे विश्व के आराध्य भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। किसी भी मंदिर में गर्भगृह उस भगवान का पूरा शरीर होता है, शिखर उसकी आत्मा होती है। जिस देव स्थल पर शिखर भी नहीं था, वहां हम भगवान श्री की मूर्ति, इसलिए कि अभी रामनवमी पर करते तो आचार संहिता लगी होती। यदि आपको कॉन्फिडेंस है आपके काम पर, तो फिर ईश्वर के नाम का, धर्म के नाम का दुरुपयोग क्यों? के भाई, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पर ये जो कांग्रेस है, जो बहुत नेहरू की परंपरा की कांग्रेस थी, जो गांधी की परंपरा की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस अपने को बाद में सेकंड हिंदू, मतलब कहना चाहिए हिंदू तो उसके हाथ से निकल ही गए, पर उसके बहुत सारे नेता अपने को हिंदू बताने में क्यों लग गए? वो नेहरू की परंपरा को वो कायम क्यों नहीं रख पाए? मुझे आप ये बताइएगा कि हम हमारे संविधान और नैतिक मूल्यों से हटकर लोकतंत्र को अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रख पाएंगे। हम सरकारें बना सकते हैं, मगर सरकार तब रहेगी जब देश जिंदा होगा, लोकतंत्र जिंदा होगा। हम सरकार बनाने के लिए किसी भी दोयम दर्जे तक चले जाएं, हमारा संविधान, हमारी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम के दम पर टिकी हुई है। आप ये बताइएगा कि जो लोग मुस्लिम लोगों में सिर्फ वोट के लिए नफरत की भावना फैलाते हैं या भरते हैं, आज मैं उनके साथ होने को तैयार हूं, उन लोगों के साथ जो मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की भावना फैला रहे हैं। मगर यह गारंटी आप उनसे मुझे दिलवा दीजिए कि देश में जितने भी मुस्लिम हैं, क्या वो उनको पाकिस्तान भगा सकते हैं, एक को भी? वो तो जब हमारा संविधान एक कॉलोनी के किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं कर सकता है, तो क्या वो लोग सिर्फ सरकार बनाने के लिए हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का नैतिक अधिकार उनको क्या है? फिर कल से सिखों के खिलाफ भी माहौल होगा, कल से लालाओं के खिलाफ भी माहौल होगा,
कल से नीमा, जैन, अन्य समाजों के खिलाफ भी। तो जब देश कहां रहेगा? यदि हम सत्ता के लिए भाई से भाई को लड़वा देंगे, अब तो प्रांतों को लड़वाने की बात हो रही, तो देश कहां जाएगा? हमारा डेकोरम कहां होगा संविधान का? नहीं, प्रांतों को लड़ाने की बात हो रही, लेकिन कांग्रेस से कौन लड़ेगा? अभी तक 18 सीटें डिक्लेयर नहीं हो पाई। बीजेपी का कहना है कि कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे कांग्रेस को। सुनील जी, मैं के मिश्रा हूं, के मोदी नहीं हूं जो कह दूं कि हम 29 सीटें जीतेंगे। मगर इतना जरूर कह रहा हूं कि आज या कल में हमारी सूची आ जाएगी। जो लोग आज मध्य प्रदेश की 29 सीटों को हलवा समझ रहे हैं, वो लोग बगले झांकते हुए ना दिखे तो आप कहिएगा। और जो मौजूदा नंबर हमारे पास हैं विधानसभा इलेक्शन के दौरान, जो हमारे एमएलए हैं, उसमें हम 9 सीटों पर भाजपा को सीधी टक्कर देने की स्थिति में आज हैं। अब सिर्फ कुछ लोग प्रोपोगंडा बनाकर अपनी राजनीतिक गुडविल कुछ समय के लिए मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारे शत्रु भी हैं। तो मैं समझता हूं कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है उसको लेकर जिस तरह की बातचीत हो रही है, चूंकि जो पहले दौर में 29 सीटों को लेकर भाजपा ने नाम डिक्लेयर कर दिया, कांग्रेस उस पर मंथन कर रही है और अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो कई बार ये लगता है कि ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, जैसा कि के मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये एक तरह से छद्म है कि हम तो 9 सीटों में जो विधानसभा के आंकड़े हैं वो कहते हैं कि हम टक्कर में हैं, पर ये चूंकि आप कहीं ना कहीं नाम डिक्लेयर करने में पूरी प्रक्रिया में पिछड़ रहे हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी की अभी जो यात्रा हुई, उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए था पूरे मध्य प्रदेश में, या इतने बड़े नेता गुजर के गए, वो उस तरह से क्यों नहीं दिखा? फिर मैं आपसे क्षमा से कहना चाहूंगा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर वो जनता देख रही है। किसी भी राजनीतिक दल के मूवमेंट को बनाता कौन है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। एक घासलेट टाइप का कार्यकर्ता हमारी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, 3 कॉलम उसकी खबर छपती है। राहुल गांधी जी जिन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, हमारा और देश के संविधान का मूल प्रारब्ध से लेकर अब तक जो स्लोगन है जोड़ो, उसे तोड़ने वालों को नफरत है। जब लोकतंत्र लूटा जा रहा है, देश की सर्वोच्च अदालत मौजूदा परिस्थिति को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कह रही है, तब वो न्याय की गुहार कर रहे हैं राहुल गांधी। उससे भला किसको आपत्ति हो सकती है? मगर राहुल गांधी 10 किलोमीटर चलते नहीं। आप तो उस विभाग में रहे हैं। जनसंपर्क के डिप्टी डायरेक्टर का फोन अमुक अस्पताल, अमुक अखबार में, अमुक चैनलों पर पहुंच जाता है, इसको छापिएगा मत। तो दिखाएगा कौन? दिखाएगा मुझे लगता है, देखिए, ऐसा नहीं है। जिस दौर में हम हैं वहां पे, और आजादी के समय और अभी तक भी वैकल्पिक मीडिया हमेशा से था। अभी भी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से अब मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है। हाँ। और उसकी कमांड जनता की उंगलियों पर है, माफियाओं के हाथ में नहीं। हाँ, नहीं, पर उसमें भी मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया वार में भी जिस तरह से ये आक्रामक हैं, वहां पर भी आप लोग थोड़ा शिकस्तकार हैं। आप जिसे आक्रामक कह रहे हैं, आक्रामक 2014 के इलेक्शन में थे, और सोशल मीडिया की ताकत ने ही माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता के साकेत में विचरण करने के लिए भेजा था। अब वही प्रधानमंत्री जी जब सोशल मीडिया उनके गले की हड्डी बन रहा है, तो उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया एक्ट मीडिया को लेकर आए हैं, जब 110 मीडिया संस्थान सिर्फ हम दो और हमारे दो के हाथों में है, तो उसके बाद भी नया एक्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है सरकार को? सिर्फ इसलिए कि जनता के बीच जो हम कह रहे हैं वही परोसा जाए। और मुझे कोई चिंता नहीं, कांग्रेस 50 साल सरकार में नहीं आए। जो विचारधारा के साथ है वो कांग्रेस के साथ रहेगा, मगर डेमोक्रेसी कहां जाएगी? मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुंबई में ट्राम बसें चलती थी, वहां 25 नए पैसे किराया बढ़ जाता था। तो मधु दंडवते जी नेता थे, प्रमिला दंडवते जी महाराष्ट्र की नेता थी।
आधी किराया बढ़ने के आधे घंटे बाद वहां बसों में आग लगना चालू हो जाती थी। जनता इतनी जागरूक थी। अब हम चाहते कि पड़ोसी का बेटा शिवाजी बने, तो अब उस शिवाजी को हमको विस्तार, नरेंद्र शिवाजी चले गए हैं, मगर अब नए शिवाजी हमें हर घर में पैदा करना होगा, तो इस डेमोक्रेसी की इज्जत रहेगी, नहीं तो सबके लिए खतरा है। मुझे लगता है कि अगर आप शिवाजी पैदा करोगे तो उसको कोई पार्टी वाले हथियार लेंगे। आपको भगत सिंह की आज शहादत दिवस है, अपने को भगत सिंह पैदा करने पे सोचना चाहिए। तो मैं एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं आपकी कि भगत सिंह की हत्या पर उनके खिलाफ बयान देने कौन गए थे? आरएसएस के ही 2 लोगों ने उस पर कोर्ट में गवाही दी थी। तो भगत सिंह पैदा मोहन भागवत जी के गर्भ से नहीं होगा, वो हम लोगों के परिवारों में पैदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।